हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटे आज मैं आपको जो चैप्टर नंबर 8 है जिसमें जर्नल और लेजर दोनों कंबाइंड होते हैं, उसमें मैं आपको आज जर्नल के साथ में लेजर कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा जर्नल एंड लेजर। तो सभी स्टूडेंट्स बेटे मेरे साथ रेडी हो जाएंगे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंड लेजर। और मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14 और पेज नंबर है 8.68। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 8.68। ठीक है, तो आइए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए, हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ मेसर्स भानु ट्रेडर्स। पहले तो जर्नल एंट्रीज बनानी है और पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, और इन्हें लेजर में डालना है। तो ये काम हमारे लिए नया है, ये हम बाद में सिखाएंगे। पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज बना लें। तो आइए पहले मेरे साथ चलते हैं और हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 8.68। जर्नल ऑफ मेसर्स भानु ट्रेडर्स, मेसर्स भानु ट्रेडर्स। अब देखना यह है कि पहले कौन फॉर्मेट ड्रॉ करता है, मैं ड्रॉ करता हूं या फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो स्केल लेकर लगे हुए हैं। लीजिए, मैंने तो पहला फॉर्मेट ड्रॉ भी कर दिया। हाँ जी, ट्रांजैक्शन सबसे पहले तो लिखेंगे अप्रैल, मंथ चल रहा है अप्रैल, तो सीधा एक ही बार अप्रैल लिख देंगे, अप्रैल 1। अप्रैल 1 में सर पहली ट्रांजैक्शन क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो सर कैश आ रहा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू भानु कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,50,000 और 1,50,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। लीजिए, वेरी वेरी गुड। सेकंड ट्रांजैक्शन है ओपन बैंक अकाउंट विद पीएनबी। ओपन बैंक अकाउंट विद पीएनबी, ठीक है जी। तो सेकंड डेट डालेंगे और लिखेंगे ओपन बैंक अकाउंट का मतलब है कि मैंने बैंक में पैसे जमा किए होंगे। अकाउंट खोलने के लिए बेटे हमें बैंक में पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट और जमा किए, तो इसका मतलब मेरा कैश चला गया। तो टू कैश, अमाउंट होगा 50,000। यानी आप याद कर लें कि बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री यही होती है, बीइंग बैंक अकाउंट स्टार्टेड। स्टार्टेड लिखें, ओपनड लिखें, जो आपकी इच्छा हो। सर बहुत आसान था। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज फर्नीचर 20,000। परचेज फर्नीचर 20,000। अब बेटे परचेज फर्नीचर 20,000 में कुछ नहीं लिखा, तो इसे कैश मानूं या क्रेडिट मानूं, पहले तो ये बताइए। सर कुछ नहीं लिखा तो इसे कैश मानेंगे। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी
फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर रियल अकाउंट होता है, परचेज करने का मतलब ये आ रहा है तो इसे डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कुछ नहीं लिखा तो परचेज मानूंगा मैंने कैश में किया, तो कैश पेमेंट की तो कैश क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बच्चे कह रहे हैं सर हम बना सकते हैं एंट्रीज, मैंने कहा तो बनाते रहो, और बल्कि वीडियो को पॉज करके बनाते रहो और बाद में मेरे से चेक कर लेना, कितना आसान है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स फॉर ₹30,000, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, बॉट गुड्स। तो जब हम गुड्स लेते हैं तो हम अकाउंट लिखते हैं परचेज। किससे परचेज किया? मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, तो मेसर्स रूपा ट्रेडर्स 30,000। नेक्स्ट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नंबर 5, ओहो सर इसकी डेट 7th of April थी, ओ सॉरी, और सर अगली डेट है 8th, ओके। और सर हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हेमा ट्रेडर्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हेमा ट्रेडर्स ₹42,000। एंट्री बताएं। सर एंट्री लिखें, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट द गिवर मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। बीइंग गुड्स परचेज्ड। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने कहा देखिए 10th को कैश सेल्स 30,000, 10th of April को कैश सेल 30,000, कैश आया क्योंकि सेल हुई थी, अमाउंट था 30,000। एंट्री मेकिंग भी एक फन है बेटे, बीइंग गुड्स सोल्ड। लेकिन बच्चा बेचारा परेशान है, कह रहे मुझसे तो एंट्री बनती नहीं सर, मजे ले रहे हैं। नहीं, मैं सिखा रहा हूं कि कितना आसान है। नाउ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स फॉर 12,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स फॉर 12,000। मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, बीइंग गुड्स सोल्ड April 16th, rent paid 4,000, okay, rent paid 4,000, रेंट एक एक्सपेंस होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और पेड मतलब कैश चला गया टू कैश। रेंट पेड था मेरे पास ₹4,000, 4,000 बीइंग रेंट पेड। पेड ट्रेड एक्सपेंस 1,000 April 18। ट्रेड का मतलब व्यापार से जुड़े हुए कुछ खर्चे किए होंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट 1,000।
टू कैश 1000 बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। अब नेक्स्ट पेज पर जाना होगा, ठीक है ना। पहले एक ट्रांजैक्शन की जगह और है, पहले वो लिख ही लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स ₹12,000 बीइंग कैश फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। ओके, तो आइए बेटे न्यू पेज पे चल ही लेते हैं। जिन बच्चों के पास स्पेस है वो आगे कंटिन्यू करते हुए एंट्री बनाते रहेंगे, मेरी वेट नहीं करेंगे। और जो नालायक बच्चे हैं, जो मेरी कॉपी करते हैं, वो तो रुके ही रहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंटिन्यूड ट्रांजैक्शन थी रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। कितना कैश रिसीव किया था? 12,000। और बच्चे कह रहे हैं सर इतना तो प्रैक्टिस करते करते रट चुके हैं, कैश आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ तो याद हुआ। गुड्स रिटर्न्ड टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स 2000। गुड्स रिटर्न टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स, तो डेबिट द रिसीवर। मेसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट। और अब की बार आएगा परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। मैंने जिनसे गुड्स परचेज किए थे उन्हें रिटर्न कर दिए, तो इसलिए आया परचेज रिटर्न। मैंने गुड्स भेजे तो ये हो गया परचेज रिटर्न। ठीक है जी, 2000 एंड 2000। अगर मैं किसी को गुड्स सेल करता और वो मुझे रिटर्न कर देता तो आता सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में ना गुड्स हमें मिलते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न में हम गुड्स को भेजते हैं तो वो हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट 23rd ऑफ अप्रैल, यहां लिखा है कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000। ओके, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। मेसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश बीइंग कैश पेड। हाँ, नरेशन पर ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स 100 रुपीज। बॉट पोस्टेज स्टैम्प 100 रुपीज। पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग postage stamps bought। नेक्स्ट है 30th, पेड सैलरी टू मोहन। पेड सैलरी टू मोहन 4,000। पेड सैलरी टू मोहन, पेड सैलरी टू मोहन। जरा बताना बच्चों क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मैं बार बार बता चुका हूं, जब हम किसी पर्सन को कैश दे देते हैं तो फिर नेम का क्या करना होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी टू मोहन, तो इंपॉर्टेंट बात है सैलरी दी और कैश में दी। किसको दी ये यहां लिख लो। बच्चे के मन में कंफ्यूजन यहां आ सकती है कि सर मोहन का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं किया गया। तो मैं पहले भी ये बात कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं
कि अगर किसी पर्सन से मैंने फ्यूचर में ना कैश लेना है ना देना है तो फिर मुझे उससे क्या मतलब। मोहन की बात यहां पर कुछ भी नहीं होगी। ये लीजिए बेटे, ये काम तो मैंने कर दिया, जर्नल एंट्री तो मैंने कर दी। अब मैंने आपके साथ एक नई डिस्कशन शुरू करनी है कि सर लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, आइए पहले तो हम आपको लेजर बताते हैं। अब बेटे आप एक काम करना, कंटिन्यूएशन में करना चाहते हो, चलो कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे लेजर। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर ये लेजर क्या होता है। मैंने कहा 2 मिनट का समय दीजिए फिर बताएंगे लेजर क्या होता है। अब पहले तो बेटे मैं आपको जो हमने क्वेश्चन किया वो दिखाता हूं। हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू भानु कैपिटल, फिर बैंक टू कैश, फिर फर्नीचर टू कैश, फिर परचेज टू रूपा ट्रेडर्स, फिर परचेज टू मैसर्स हेमा ट्रेडर्स, कैश टू सेल्स गुप्ता ट्रेडर्स टू सेल्स, रेंट टू कैश। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हमने बनाई। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये सारी एंट्रीज बनाने के बाद यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताएं मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है। दिमाग मत लगाना, सिर्फ मेरी बातों को सुनना। मैंने कहा ये बताइए आपके पास कितना कैश है। अब आप कहेंगे सर ये तो जोड़ घटा करके देखना पड़ेगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ कि मैंने परचेज कितनी की थी। फिर आप बार बार ढूंढेंगे, कहेंगे सर ये तो करके देखना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये बताओ कि इसने सेल कितनी कर दी, इसने खर्चे कितने कर दिए, इसके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो बेटे मेरे इतने सारे क्वेश्चंस जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बार बार इसमें समय व्यर्थ करने लग जाएंगे। इसका मतलब यह है बेटे कि हमें इन सवालों के आंसर चाहिए और सिस्टमैटिक तरीके से चाहिए। तो बेटे इन सब सवालों के आंसर देने के लिए अकाउंटिंग कहती है कि जर्नल एंट्रीज जो होती है ना, इनसे कोई खास पर्पस सर्व नहीं हो पाता। ये देखने में सुंदर लग रही हैं लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती। आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिजनेस में अराइज होंगे, तो उन सब क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाएगा? लेजर दे पाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर लेजर क्या होता है। मैंने कहा सुनो, अगर आपको यह जानना है कि हमारे पास कैश कितना है तो आप कैश का लेजर नहीं बनाओगे। तो अकाउंटिंग कहती है कि आप कैश का अकाउंट बना लेना। अब बच्चा पूछ रहे सर ये अकाउंट क्या होता है। अकाउंटिंग कह रही है देखो यहां पर तो बहुत सारे अकाउंट हमने लिख डाले, यहां तो सब कुछ मिक्स्ड अप हो गया। तो अकाउंट एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को लिखा होगा, यानी कैश की ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख लीजिए। बात समझ में? अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं। मैंने कहा आपकी मदर ने आपसे कहा बेटे मेरे साथ मार्केट में चलो, हम मार्केट में जाकर के कुछ किचन का सामान लाएंगे। वो शॉपकीपर के पास गए और उन्होंने बहुत सारी दालें पल्सेस खरीदी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि शुगर खत्म हो रही थी, भैया शुगर दे दो, शुगर खरीदी। उन्होंने कहा चाय पत्ती खत्म हो रही है, चाय दे दो, चाय पत्ती खरीद ली। नमक खरीदा, दालें खरीदी, आटा खरीदा, मैदा खरीदा, सूजी खरीदी, बहुत सारी आइटम खरीदी और खरीद करके अपने घर में एक बड़े से थैले में लाके रख दी। ये जर्नल एंट्रीज थी, लाके रख दी। अब जब कुछ भी घर पर बनाना होगा तो क्या हम उस थैले में ढूंढते हैं कि वो दाल कहां है, नमक कहां है, चीनी कहां है। आपकी मदर बेटे घर आती हैं
और आपके घर में आपने किचन में देखा होगा कोई ना कोई एक कंटेनर होगा, और जो जिस चीज का कंटेनर है उसे उसमें डाल दिया जाता है और फिर बंद करके रख दिया जाता है। शुगर चाहिए तो शुगर के कंटेनर से आप निकाल लेते हो, टी लीफ चाहिए तो फिर आप चाय पत्ती के कंटेनर से निकाल लेते हो, नमक चाहिए तो आपके घर में नमक दानी होती है उसमें से आप रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये किचन की मैनेजमेंट है, और इसी तरह से हमारी अकाउंट की मैनेजमेंट है। मैंने कहा अकाउंट दरअसल एक कंटेनर है जिसमें एक ही पर्टिकुलर आइटम रखी जाएगी और एक ही पर्टिकुलर आइटम निकाली जाएगी, और वो कंटेनर हमें हमेशा दिखाता रहेगा कि मेरे पास कितना बचा हुआ है। अब इससे ज्यादा बेहतर उदाहरण मैं आपके लिए नहीं ला सकता, काश मेरे पास कंटेनर होता और मैं आपको दिखा पाता। बेटे ये मेरे सामने एक पानी का ग्लास है, तो ये भी एक कंटेनर है। ये क्या कंटेन करता है? लिक्विड आइटम, मोस्ट प्रोबेबली हम इसे वाटर की बात करते हैं, इसमें पानी डाला जाता है। तो जैसे किचन में या घर में चीजों को संभालने के लिए एक कंटेनर होता है और एक कंटेनर एक ही चीज संभालता है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इसमें पानी डाल लिया और मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो क्या चाय मैं इसी में डालूंगा? नहीं, मैं इसे साइड में रखूंगा, मैं घर से एक अलग कंटेनर लाऊंगा और चाय उसमें डाल दूंगा। इसीलिए बेटे अकाउंटिंग भी कहती है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट मींस एक कंटेनर। सर ये कैश अकाउंट है। अब हमारी अकाउंटिंग में ना फिजिकल चीज तो कुछ होती नहीं, इसका नाम मैंने रख दिया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का मतलब है इसमें कैश जाएगा, इसमें से कैश आएगा, और ये बताता रहेगा कि मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है। फिर मैं एक और कंटेनर उठाऊंगा, मैं कहूंगा ये क्या है? मैं कहूंगा ये परचेज है। तो परचेज का अकाउंट अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेगा? परचेज। ठीक है। इसी तरह से मैं सेल का एक अकाउंट बनाऊंगा, बैंक का एक अकाउंट बनाऊंगा, एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाऊंगा। मतलब मैं सारे कंटेनर अलग अलग रखता जाऊंगा। और फिर यदि कोई मुझसे पूछेगा कि अब बताओ सेल कितनी, मैं सेल के कंटेनर में जाऊंगा और मैं कहूंगा सेल जरा बताना कितना है, तो वो बताएगा, मैं आंसर दे दूंगा। इसका मतलब ये कि अकाउंट एक किस्म का कंटेनर है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? अकाउंट एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स इट। सर फिर लेजर क्या है? लेजर वो प्लेस है जहां पर बहुत सारे अकाउंट्स को इकट्ठा करके रखा जाता है। बच्चा कह रहा है सर मैं अब अकाउंट समझ गया पर लेजर नहीं समझ पाया। मैंने कहा सुनिए, ये रजिस्टर का जो हिल रहा है ये क्या है? ये पेज है, और ये पूरा का पूरा क्या है? ये रजिस्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं रजिस्टर क्या होता है, तो आप कहोगे सर रजिस्टर तो एक बुक है जिसमें सेवरल पेजेस होते हैं। अगर आप मुझसे पूछे लेजर क्या होता है, तो मैं कहूंगा लेजर भी एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर एक पेज के ऊपर अकाउंट बने हुए होते हैं। अब ये जो मेरा रजिस्टर है ना, ये एक नॉर्मल रजिस्टर है। मैं इसमें लेजर बनाता हूं, जर्नल बनाता हूं, सब बनाता हूं। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, आपको इवन याद है जब आप छोटे रहे होंगे या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा बहुत छोटा, तो कई बार मम्मी कहती है कि बेटे मार्केट में जाना, जरा स्टेशनरी वाले से इसके लिए एक बुक ले आना। और मम्मी स्पेसिफिकली बताती है मैथ्स वाली बुक लाना, इंग्लिश की 4 लाइन्स वाली बुक लाना, हिंदी वाली 2 लाइन्स वाली बुक लाना। याद आ रहा है? यानी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बाजार में प्रिंटेड चीजें आती हैं। ठीक है ना? अब बेटे अकाउंट, अब मैंने ये जर्नल ड्रॉ किया, ये देखो ये जर्नल मैंने अभी ड्रॉ किया था ना। मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे जर्नल दे दो, तो इसका मतलब वो मुझे ऐसा ही एक रजिस्टर देगा जिसके हर पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ होगा। एक बुक जिसके हर पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ हो उसे बोलते हैं जर्नल।
आप अगर अच्छे स्टेशनरी वाले के पास जाके बोलेंगे, कहेंगे मुझे लेजर दे दो, तो इसका मतलब वो आपको ऐसा ही एक रजिस्टर देगा जिसमें लेजर की लाइनें डली हुई होंगी। तो लेजर का मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसके हर पेज पर अकाउंट का फॉर्मेट खिंचा हुआ होता है। ठीक है, अब अकाउंट का फॉर्मेट क्या है वो तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूं, बताऊंगा। लेकिन अब हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम कभी जर्नल बनाते हैं, कभी लेजर बनाते हैं, तो हम प्लेन बुक्स का यूज करते हैं, ये देखो। लेकिन रियल लाइफ में तो हम अलग अलग रजिस्टर्स को यूज करते हैं, उनमें पहले से ही प्री प्रिंटेड होता है, और वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि प्री प्रिंटेड कैसे होते हैं। वापिस आते हैं, सर अकाउंट क्या है? अकाउंट एक कंटेनर है जिसमें एक ही पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, अब आइए मेरे साथ साथ पहले अकाउंट की बात करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए बेटे आप अपने रजिस्टर के पेज को पहले बीच में से एकदम हाफ डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने डिवाइड कर दिया, और जहां पर लाइन का इंप्रेशन आया है उसके ऊपर एक लाइन डाल दीजिए। एक लाइन आप ऊपर डाल दीजिए। ये लीजिए बेटे, एक लाइन हमने ऊपर डाली। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हमने ऊपर डाली। एक हमने बिल्कुल सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। ओ, मैं उल्टा कह गया, चलो कोई बात नहीं बेटे। हमने एक वर्टिकल लाइन डाली ऐसे, और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली ऐसे। अब मुझे बताइए, कुछ याद आ रहा है? ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट लग रहा है मुझे, इसको बोलते हैं टी। इसीलिए हमारे लेजर के फॉर्मेट को हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। यानी कि बेटे ये जो मैं अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूं, हमारे अकाउंटिंग में जो अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट। और टी शेप अकाउंट में ये जो मैंने सेंटर साइड से इसको डिवाइड किया ना, इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, इस लेफ्ट पोर्शन को हम बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, और इसकी राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। यानी हमारे अकाउंट के कंटेनर को बीच में से डिवाइड कर देना है और इसके दो इक्वल पोर्शन बना देने हैं। लेफ्ट वाला पोर्शन कहलाएगा डेबिट, राइट वाला पोर्शन कहलाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। अब सर इस कंटेनर में रखा क्या क्या जाता है? मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कंटेनर में कुछ रखूंगा तो यहीं से जो लाया हूं वो रखूंगा। तो सर कंटेनर में तो एक तो डेट रखी जाएगी, मैंने कहा हां। एक पर्टिकुलर्स रखे जाएंगे, मैंने कहा हां। एक अमाउंट रखा जाएगा, मैंने कहा हां। तो मैंने अपने कंटेनर को दो पोर्शंस में डिवाइड किया, एक है लेफ्ट साइड पोर्शन, एक है राइट साइड पोर्शन। अब इन दोनों पोर्शन में मुझे क्या क्या रखना है? मुझे रखनी है डेट, तो एक कॉलम बनाऊंगा डेट का। एक रखना है पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का। एक रखना है अमाउंट, एक कॉलम बनाऊंगा अमाउंट का, और एक कॉलम बनाऊंगा फोलियो का। ठीक है जी। आइए बेटे अब एक काम करते हैं। मैंने यहां पर सबसे पहले लेफ्ट पोर्शन को लिया। लेफ्ट पोर्शन में सबसे पहले तो मैंने एक पतला सा कॉलम ड्रॉ कर दिया, एक थिन कॉलम ड्रॉ किया है। दिस इज कॉल्ड डेट। देख रहे हो मुश्किल से डेट लिखा जा रहा है क्योंकि इतना ही लिखना है। अच्छा, ये बीच की जो सेंटर लाइन है ना, इसे थिक करने के लिए इसको डबल कर दो, इसके साथ में एक और लाइन लगा दो, डबल कर दो। ये डबल लाइन थिक लाइन ये बताती है कि यहां से डिवाइड हो गया है। अब देखिए एक बनेगा मेरे पास राइट हैंड साइड से अमाउंट का कॉलम, ये देखिए अमाउंट का कॉलम।
तो बताइए बेटे मेरे कंटेनर के लेफ्ट पोर्शन में क्या रहेगा? एक तो रहेगी डेट, एक रहेगा अमाउंट। एक साथ में रहेगा पतला सा फोलियो। फोलियो इसको लिखेंगे जे एफ। अब जे एफ क्या होता है अभी इस पर दिमाग मत लगाना, वो भी काम की चीज नहीं है। और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और नीचे से एक लाइन और लगा देंगे। लेफ्ट पोर्शन में मैंने क्या क्या रखना है वही सब कुछ मैंने राइट पोर्शन में भी रखना है। तो राइट पोर्शन में फिर से यही वाले हमारे को कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। सबसे पहला कॉलम राइट साइड पे कौन सा डलेगा? डेट। राइट साइड का पहला कॉलम डेट पूरे पेज पे ड्रॉ होगा। उसके बाद एक्सट्रीम राइट से एक कॉलम ड्रॉ होगा, इसको बोलेंगे अमाउंट। और इसके साथ में बिल्कुल एडजेसेंट एक पतला सा कॉलम और बनेगा जिसको बोलते हैं जेएफ, जर्नल फोलियो। बच्चा कह रहा है सर ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। मैंने कहा तभी तो कह रहा हूं कि मार्केट में पहले से ही प्री प्रिंटेड मिलते हैं ये पेजेस और उन्हें एक बुक में बाइंड करके दिया जाता है और उसको कहा जाता है लेजर। आप लेजर मांगेंगे अगर मार्केट में जाके तो ये सब बने हुए मिलेंगे। ठीक है जी। सर ये आपने पूरे पेज पे कंटेनर ड्रॉ कर दिया। ये देखिए मैंने पूरे पेज पर कंटेनर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब वापिस आइए बेटे। मैं वापिस आ गया। ठीक है जी। अब मैंने आपको समझाना है, इसको कहते हैं टी शेप ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। अब मैंने आपको जो समझाना है तो मैं 2-3 पेजेस छोड़ने के बाद 2-3 पेजेस छोड़ देने के बाद मैं एक अलग से रफ पेज पर आ गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप भी 2-3 पेजेस छोड़ करके लिखिएगा। रूल्स ऑफ पोस्टिंग मतलब हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट। अब ये बेटे एक टेक्निकल काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो यदि इसमें आपको थोड़ा सा समय लगे, थोड़ी सी कठिनाई हो तो घबराना मत, क्योंकि वो लंबे समय तक परसिस्ट नहीं करेगी। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आप मेरी बातों के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। घर पर आप देखते हैं आपकी मदर रोटी बनाती है तो पहले जब वो रोटी बेलती है तो रोटी एकदम गोल बेली जाती है, लेकिन आप अगर घर पर ट्राई करेंगे रोटी बेलने की तो वो आपसे गोल नहीं बेली जाएगी। समझ में आ? लेकिन जब लेडीज घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करती हैं तो उन्हें हैबिट पड़ जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो बनाती हैं तो उन्हें थोड़ी सी कठिनाई होती है। बस इसी तरह से जब हम आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाएंगे तो स्टार्टिंग में आप थोड़े से पैनिक होंगे, परंतु आपने पैनिक नहीं होना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। थोड़े समय में ही आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप बढ़िया से अकाउंट बनाने लग जाएंगे। तो आइए मैं सिखाता हूं अकाउंट कैसे बनेगा। चलिए बेटे, अब बातें खत्म करके हम ये सीखेंगे कि अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। अब मेरे साथ सभी बच्चे समझेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था शायद 1,50,000। हाँ जी, अमाउंट था 1,50,000। बेटे एक एंट्री में ही 2 अलग अलग अकाउंट होते हैं। ठीक है। अब मैंने अपने पास सबसे पहले ड्रॉ किया नंबर 1 कैश अकाउंट।
अभी बेटे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप अभी कुछ भी नोट नहीं कर रहे, आप सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम सिर्फ इतना सा फॉर्मेट बनाया करेंगे, टी वाला, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा। इसका मतलब है कंटेनर, कौन सा कंटेनर? कैश अकाउंट का कंटेनर। कैश अकाउंट के कंटेनर में लेफ्ट में जाके लिखो 1,50,000। बेटे कैश अकाउंट डेबिट का मतलब है कैश अकाउंट में जाओ और ये उसकी डेबिट है, डेबिट में लिख दो 1,50,000, डेट में लिख दो डेट, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे इसकी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, मैंने आपको नंबर मिलाया, मैंने फोन किया, आपके मोबाइल फोन पर घंटी बजी। अब बताइए आपके मोबाइल फोन पर किसका नंबर आ रहा है? मेरा। यानी जब भी रेफरेंस दिया जाता है तो रेफरेंस दूसरे का दिया जाता है सो दैट ट्रांजैक्शन को कनेक्ट किया जा सके। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के अकाउंट में जाओ, लेफ्ट वाली साइड डेबिट में जाओ और लिख दो 1,50,000, और पर्टिकुलर्स में रेफरेंस दो सामने वाले अकाउंट का। सामने वाला अकाउंट कौन सा? टू कैपिटल अकाउंट। बोलिए कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कैश अकाउंट में डेबिट में जाओ, रेफरेंस किसका दो? ऑपोजिट वाले अकाउंट का। याद रखो मोबाइल फोन का एग्जांपल, मेरे मोबाइल फोन में जब मैं आपको कॉल करूंगा तो मेरे मोबाइल फोन में आपका नंबर होगा, आपके मोबाइल फोन में मेरा नंबर होगा। इसका मतलब ये कि लॉजिक ये कहता है कि हम अपने फोन में अपना नंबर नहीं दूसरे का नंबर डालते हैं सो दैट बातों को कनेक्ट किया जा सके। मैंने भी कैश अकाउंट में डेबिट करने का मतलब होता है उसको डेबिट में लिखना, लेकिन रेफरेंस किसका डाला जाता है? दूसरे का डाला जाता है, ठीक। अब बताओ कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जाओ, क्रेडिट में जाओ, लिखो 1,50,000। यहां पर रेफरेंस किसका देना है? तो कैपिटल में रेफरेंस देना है किसका? कैश का। तो डेट डाल के यहां लिख दो बाय कैश। ठीक है। अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कैपिटल का रेफरेंस दे दो। अब इससे सिंपल क्या समझाऊं? और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कैश का रेफरेंस दे दो। अब बच्चा पता नहीं कभी उल्टा और कभी सीधा, क्या उल्टा सीधा कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। कैश अकाउंट डेबिट का मतलब है कैश अकाउंट में जाके डेबिट में लिखो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का मतलब है कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट में लिखो। और उल्टा कुछ नहीं होता। मोबाइल फोन की दुनिया है, आप लोग सब जानते हो, दूसरे का रेफरेंस दिया जाता है सो दैट कनेक्ट किया जा सके। जर्नल में तो क्या होता है बेटे, जर्नल में तो ये एंट्री पूरी की पूरी एक ही थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अब अलग अलग हो गई। तो कल को अलग अलग हो गई तो इसको रेफर करने के लिए एक दूसरे का रेफरेंस दिया जाता है। अकाउंट में रेफरेंस हमेशा दूसरे वाले का देना है जिससे कि मैं लिंक कर सकूं। बोलो बेटे, मैंने आपको फोन लगाया तो नंबर किसका लिखा? आपका, लेकिन बिल किसका आया? मेरा। समझ में आया? तो बेटे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मेरे साथ साथ चल के जो हमने फॉर्मेट बनाया है वहां पर उसकी पोस्टिंग करेंगे। आइए, यहां पर डेट, यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट।
सबसे पहले ऊपर नाम लिखो कैश अकाउंट, लिख दिया सर, ठीक है जी। और अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर आओ और दोबारा से मेरे साथ पढ़ो जनरल एंट्रीज पर। कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, इसका मतलब क्या? कैश अकाउंट में डेबिट में जाके लिखो 1,50,000, कैश अकाउंट में डेबिट में जाकर लिखो 1,50,000। आओ जी, कैश अकाउंट के डेबिट में गया, लिखा 1,50,000। अब रेफरेंस किसका दूंगा? रेफरेंस दूंगा दूसरे वाले अकाउंट का। दूसरा अकाउंट कौन सा था? टू कैपिटल। लीजिए बेटे, पोस्टिंग कंप्लीट। अभी पोस्टिंग सिर्फ इसकी हुई, टिक लगा दिया मैंने, पोस्टिंग इसकी हुई। अब भानु कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी जाके पोस्टिंग करनी है। आइए जी, वापिस आइए। अब कैश अकाउंट में बेटे 8 या 10 लाइनें छोड़ने के बाद फिर से एक लाइन लगाओ। ये 8-10 लाइनें ना, इसे छोड़ने के बाद यहां पर एक लाइन लगाइए। इसका मतलब अब ये मेरा दूसरा कंटेनर हो गया। इसका नाम मैंने लिख दिया भानु कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके 1,50,000 लिखें और रेफरेंस डाल दें डेबिट का। चलिए ये काम भी कर दें। आइए, 1 अप्रैल यहां लिख दिया बाय कैश अकाउंट 1,50,000, ठीक है। मैंने सामान उठाया और जो जिसकी जगह थी वहां पे जाके रख दिया। अब मेरा एक अकाउंट बन गया कैश, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ही सारी घटनाएं रिकॉर्ड होंगी। दूसरा बना कैपिटल, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही रिकॉर्ड होंगी। तीसरा अगर कोई और बनेगा तो उसमें केवल उसी की रिकॉर्ड होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री थी 2 तारीख को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके 50,000 रुपए लिखो। अब सर मेरे पास तो बैंक का कंटेनर है नहीं। मैंने कहा ठीक है, 3 या 4 लाइनें। दरअसल कैश में ज्यादा घटनाएं घटती हैं, इसलिए ज्यादा जगह छोड़ते हैं। बाकी जितने भी अकाउंट खोलूंगा उसमें गिनती की 4 या 5 लाइनों के बाद मैं नई लाइन लगा दूंगा। अब मैंने अपने पास लिखा बैंक अकाउंट। सर ट्रांजैक्शन थी, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिखो 50,000। रेफरेंस किसका? कैश का। तो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट में आया और मैंने लिखा 50,000। रेफरेंस दिया सामने वाले अकाउंट का और वो था कैश अकाउंट। ठीक है जी। अब दूसरा क्या होगा? कैश में क्रेडिट करना है, तो 2 अप्रैल डेट डालेंगे, कैश में क्रेडिट करेंगे 50,000, यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। आइए जी, मैंने बैंक अकाउंट में डेबिट में लिख दिया, मैंने कैश के क्रेडिट में लिख दिया। अब मेरे पास नया आया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। तो मैंने अब अपने पास एक नया कंटेनर ओपन किया फर्नीचर के नाम का। तो फिर बैंक के लिए बेटे 4-5 लाइनें छोड़िए और नीचे एक नई लाइन लगा के यहां लिख दीजिए फर्नीचर। और मेरी ट्रांजैक्शन थी 3 तारीख की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो मैं 3 अप्रैल 3 अप्रैल को लिखूंगा टू कैश। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिखा, रेफरेंस दूसरे का दिया 20,000।
अगर फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में कैश का रेफरेंस दिया है तो अंडरस्टूड बात हो जाती है कि कैश में ये क्रेडिट में जाएगा। बाय फर्नीचर 20,000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख दिया। अब नया अकाउंट खुल गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रूपा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट में लिखो और रूपा ट्रेडर्स में क्रेडिट में लिखो, एक दूसरे का रेफरेंस दो। आओ जी लिखें, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाओ। मैंने कहा ओके, ये मैंने खोला अपने पास परचेज का अकाउंट और परचेज के अकाउंट में मुझे लिखना है टू मेसर्स रूपा ट्रेडर्स 30,000। डेट डालूंगा 7th of April। ठीक है जी। अब मेरे पास पेजेस खत्म हो गए हैं, तो फिर मैं और आगे चलता हूं और मैं एक नया फॉर्मेट दोबारा से बना लेता हूं। सेंटर में से 2 लाइनें डालनी हैं। ठीक है जी। पहले पतला सा कॉलम डालना है डेबिट। ये पतला सा कॉलम डल गया डेट। ये मेरी डेबिट साइड पे पहला कॉलम डला डेट। राइट हैंड साइड पे कॉलम डलेगा अमाउंट। पूरे पेज के ऊपर आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी सी जगह सबको देते जाएंगे, यानी एक पेज पे हम बहुत सारे अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे। दोबारा क्रेडिट साइड पे फिर से पहले डालेंगे डेट, फिर आप डालेंगे अमाउंट, फिर आप डालेंगे फोलियो, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं जर्नल फोलियो, यहां लिखते हैं डेट, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं जर्नल फोलियो, यहां लिखते हैं अमाउंट। ऊपर लिखेंगे मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। अब मुझे एंट्री पढ़ के बताइए कि रूपा ट्रेडर्स में डेबिट में जाना है या क्रेडिट में जाना है। परचेज में तो मैं लिख चुका हूं सर, रूपा ट्रेडर्स के क्रेडिट में जाना है 30,000। 7th अप्रैल को बाय परचेज 30,000। ठीक है बेटे, अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में जब रेफरेंस डालते हैं तो ध्यान रखना हम लिखते हैं 2, रेफरेंस देने से पहले लिखते हैं 2। ये पोस्टिंग के नियम है। और जब हम क्रेडिट के अंदर एंट्री डालते हैं तो रेफरेंस देने लिखते हैं बाय। अब बच्चा ये कह सकता है कि ये बाय जर्नल एंट्री में तो हम लिखते नहीं। हाँ, जर्नल एंट्री में बाय नहीं लिखा जाता, लेकिन पोस्टिंग करते हुए इस बाय को लिखा जाता है। ठीक है जी। आइए, मैंने ये भी लिख दिया। अब अगली ट्रांजैक्शन मेरे आगे आगे चलेंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स को क्रेडिट करना है। पहले तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करने चलते हैं। आइए, 8 अप्रैल को डेट डाली मैंने 8th of April टू मेसर्स
हेमा ट्रेडर्स, सॉरी मैसर्स हेमा ट्रेडर्स, ब्रदर्स लिख दिया मैंने, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स 42,000। मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दी। अब हेमा ट्रेडर्स को क्रेडिट करना है, तो हेमा ट्रेडर्स का पहले तो मैं अकाउंट खोलूंगा। मैसर्स रूपा ट्रेडर की 4-5 लाइंस छोड़ करके, बेटे गिनती की आप कसम खा लो 6 लाइनें छोड़नी है। मैंने 1 2 3 4 ही छोड़ी, आप कम से कम 6 लाइनें छोड़ा करो। मैसर्स हेमा ट्रेडर्स 8 अप्रैल को क्रेडिट साइड में जब भी लिखते हैं तो पहले लिखते हैं बाय, फिर देते हैं रेफरेंस और फिर देते हैं अमाउंट। अभी इस फोलियो वाले अकाउंट का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये लीजिए बेटे, ये भी हो गया। 10 अप्रैल को एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पहले तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और वहां लिखो टू सेल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी एक बार भी मेरी बात ध्यान से सुन ली तो समझ में आ जाएगा। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और वहां जाके रेफरेंस दो टू सेल। तो मैं गया कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट में गया, वहां पर रेफरेंस दिया टू सेल 30,000। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, हां जी कर दिया। अब सेल में जाओ और क्रेडिट में लिखो 30,000। मैं नया गया, मैंने गिनती करके 6 लाइन छोड़ी और 6 लाइन छोड़ने के बाद मैंने लिखा सेल। सेल के मैं क्रेडिट में गया, क्रेडिट में सबसे पहले लिखते हैं बाय, मैंने रेफरेंस दिया कैश, अमाउंट लिखा 30,000। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट 12,000। ओहो, एक नया अकाउंट खुलेगा। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 14 अप्रैल टू सेल 12,000। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर में जाओ, डेबिट में रेफरेंस दो टू सेल 12,000। अब सेल के क्रेडिट में जाओ, रेफरेंस दो बाय मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। सेल के क्रेडिट में जाओ, रेफरेंस दो बाय मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, अमाउंट होगा 12,000। रेंट अकाउंट डेबिट 4,000। मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स से 5-6 लाइनें छोड़ो, अब एक नया खोलो रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिखो 4,000, डेट हो गई 16। रेंट अकाउंट के डेबिट में जाओ, रेंट अकाउंट के डेबिट में जाओ, रेफरेंस दे दो टू कैश। ये मैंने काम कर दिया। अब कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, रेफरेंस दे दो बाय रेंट। तो आइए जी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया, कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया, रेफरेंस दिया बाय रेंट, अमाउंट लिखा 4,000। लीजिए, मैं फिर दोहराता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट का मतलब होता है रेंट अकाउंट के डेबिट में जाओ। टू कैश अकाउंट का मतलब होता है कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, और रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट का दिया जाता है। कई लोग कहते हैं पोस्टिंग उल्टी की जाती है। मैं फिर समझा रहा हूं, पोस्टिंग उल्टी नहीं होती।
ये तो नॉर्मल लॉजिकल रूल है जो आप अपने मोबाइल फोन से भी सीख सकते हो कि रेफरेंस हमेशा सामने वाले का देते हैं। पोस्टिंग सीधी चल रही है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट में ही जाओ, लेकिन रेफरेंस किसका? कैश का। तो नया कंटेनर खोला मैंने अपने पास, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस में मैंने लिखा डेबिट में टू कैश 1000, डेट थी 18th of April। ठीक है जी। ट्रेड एक्सपेंस के डेबिट में जाओ और 1000 रुपीज लिख दो, रेफरेंस दे दो कैश, कर दिया। फिर कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में जाओ, रेफरेंस दो बाय ट्रेड एक्सपेंस। कैश के क्रेडिट में जाओ, कैश के क्रेडिट में जाओ और रेफरेंस दो बाय ट्रेड एक्सपेंस 1000। ये लीजिए बेटे, ये एंट्री तो मेरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ 12,000 टू मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स का रेफरेंस दे दो। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, रेफरेंस दो मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 12,000। अब मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के क्रेडिट में जाओ, तो पहले देख लेता हूं मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स मेरा खुला हुआ होगा, ये खुला हुआ है। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के क्रेडिट में चले जाओ, डेट थी 20 अप्रैल। बाय कैश 12,000। मैसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, और परचेज रिटर्न्स, दिस इज परचेज रिटर्न्स, जगह कम थी इसलिए छोटा लिख दिया। परचेज रिटर्न्स का मुझे नीचे अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न्स में मैसर्स हेमा ट्रेडर्स 22 ऑफ अप्रैल, अमाउंट आएगा 2000। फिर नेक्स्ट एंट्री है, ये मैंने पोस्ट कर दी, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश, और कैश के क्रेडिट में जाऊंगा। अगर हेमा ट्रेडर्स डेबिट हुआ है और यहां कैश लिखा है तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हुआ होगा, वहां पर बाय मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। ये लीजिए, ये एंट्री पोस्ट हो गई। पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले मुझे और अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मुझे और जगह चाहिए पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए, लेकिन अब मैं सिर्फ हाफ पेज तक ही बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाला है, देख रहे हैं, तो ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हाफ पेज तक ही बनाऊंगा। डेट, अमाउंट, फोलियो,
डेट, अमाउंट, फोलियो। ऊपर लिखेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स। ट्रांजैक्शन है पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट में आऊंगा, यहां लिखूंगा 25 अप्रैल टू कैश 100। पोस्टेज स्टैम्प में अगर मैंने डेबिट में लिखा है तो अंडरस्टूड बात है कि कैश के क्रेडिट में लिखना है पोस्टेज स्टैम्प्स। कैश में लिखिए बाय पोस्टेज स्टैम्प्स। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लास्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले तो सैलरी का अकाउंट खोलिए, सैलरी, सैलरी अकाउंट को डेबिट करो, लिखो टू कैश। सैलरी अकाउंट में अगर मैंने डेबिट में लिखा है तो इसका मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय सैलरी। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया, बाय सैलरी। लीजिए बेटे, ये मेरे पास ये भी कंप्लीट हो गई। मैंने इन सभी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब पोस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, अब इनको करूंगा बैलेंसिंग। अब आइए बैलेंसिंग करें। तो बैलेंसिंग करने के लिए बेटे ये मेरा डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट है। बैलेंसिंग करने के लिए नीचे की एक लाइन छोड़ देना और फिर यहां पर अब आपको बेटे ये देखना है कि या आपको ये साइड ग्रेटर लग रही है या ये साइड ग्रेटर लग रही है, ठीक है जी। मेरे साथ लिखेंगे हाउ टू बैलेंस अकाउंट। नंबर 1, फाइंड आउट the total of bigger side debit credit। बेटे अकाउंट के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो पहले किसी एक का टोटल लगाना है, उसका टोटल लगाना है जिसका टोटल बड़ा है। अब बच्चा अभी नहीं जानता कि कौन सा बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस करके वो समझ जाएगा कि कौन सा बड़ा है। कैश में डेफिनेटली डेबिट ही बड़ा होता है, कैश में डेफिनेटली डेबिट ही बड़ा होता है। तो 150, 30, 180, 192। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट टोटल ऑफ बिगर साइड। यहां ट्रांजैक्शन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्रेडिट साइड बिगर है। बिगर तो डेबिट ही होगी। मैं जानता हूं कैश में बिगर डेबिट होती है, लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए आप अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए कि दोनों में से आपको क्या बड़ा लग रहा है। और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप रफ में टोटल कीजिए, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, और फिर देखिएगा कि किसका बिगर मिला। मेरे को तो पता है कैश का हमेशा डेबिट बिगर मिलेगा, तो मैंने बिगर लिख दिया। स्टेप नंबर 1, टोटल कीजिए बिगर साइड, कर दिया। स्टेप नंबर 2, ये एरो आपने नहीं बनाना, ना आपने 1 लिखना है ना आपने 2 लिखना है, ये सिर्फ मैं प्रोग्रेस को समझा रहा हूं। पहले बिगर साइड का टोटल निकालो,
फिर बिगर साइड के टोटल को सामने लिख दो 1,92,000। ठीक है जी, ठीक है, लिख दिया। अब ये साइड जो छोटी साइड है, ये साइड छोटी है, इसका टोटल निकालो, इन सब का टोटल निकालो। मैं इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इन सब का टोटल निकालिए। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 100 प्लस 4,000, या 1,19,100। मुझे पता था ये कम होगा। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 है, जो शॉर्ट साइड है उसका टोटल निकालो। इसका टोटल निकाला, नंबर 3। ठीक है। फाइंड आउट टोटल ऑफ बिगर साइड, नंबर 1। नंबर 2, पुट द टोटल ऑफ बिगर साइड ऑन ऑपोजिट साइड। जो बिगर आया उसका बैलेंस ऑपोजिट साइड पे लिखिए। नंबर 3, टेक टोटल ऑफ शॉर्ट साइड। जो साइड छोटी है उसका टोटल लो। नंबर 4, कंप्यूट डिफरेंस टोटल ऑफ स्टेप 1 माइनस टोटल ऑफ स्टेप 3। अब सर आपने क्या लिखा? बहुत सिंपल लिखा। मैंने कहा सबसे पहले बिगर साइड का टोटल लो, ले लिया सर। उसे ऑपोजिट साइड के टोटल में लिखो, लिख दिया सर। फिर शॉर्ट साइड का पूरा टोटल निकालो, निकाल लिया सर। अब 1,92,000 में से मैंने माइनस कर दिया 1,19,100 और मुझे डिफरेंस मिल गया 72,900। इसका मतलब ये वाली साइड 72,900 रुपीज से डिफर कर रही थी, शॉर्ट आ रही थी। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप्स में आपको बैलेंस मिल जाएगा। मुझे बताइए ये बैलेंस डेबिट में आया या क्रेडिट में आया? सर डेबिट साइड बिगर थी, क्रेडिट साइड शॉर्टर थी, तो ये डिफरेंस यहां क्रेडिट में आ गया। और क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? बाय लिखते हैं। यहां लिखें बाय बैलेंस बाय। अगर डिफरेंस यहां आएगा तो 2 लिखूंगा, क्योंकि यहां हमेशा 2 आता है, यहां हमेशा बाय आता है। बाय बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां लिखूंगा मैं C/D। C/D का मतलब होता है कैरिड डाउन। C/D कैरिड डाउन। ठीक है जी। इस लाइन को भी ऐड कीजिए। नंबर 5, इफ बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, अगर बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो लिखना टू बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड में पहले 2 लगाते हैं। टू बैलेंस CD। इफ बैलेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD। यानी 2 डेबिट को रिप्रेजेंट करता है, बाय क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, और बैलेंस को तो बैलेंस ही लिखेंगे। CD का मतलब होता है ये क्लोजिंग अमाउंट था। CD का मतलब क्या है? क्लोजिंग अमाउंट है। अच्छा जी, अब क्या? अब दूसरा लेते हैं। सबसे पहले दोनों में से बिगर साइड ढूंढो। सर यहां तो कुछ है ही नहीं, ये बिगर है, तो इसका टोटल करो 1,50,000।
मैं समझा रहा हूं, आप लिखना मत, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये नंबर 1, इसे ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर दो, ये हुआ नंबर 2। नंबर 2, उसके बाद यहां पे छोटी साइड का टोटल करो, वो है 0। तो 1,50,000 में से टोटल को माइनस कर दो, टोटल था 0, माइनस किया तो पूरा का पूरा आ गया 1,50,000। लो, स्टेप नंबर 3 में कुछ था नहीं, स्टेप नंबर 4 में ये आ गया। और क्योंकि ये डेबिट में आ रहा है इसलिए लिखो टू बैलेंस सीडी। सर बैंक के ऊपर करो, मैंने कहा करो। पहले एक लाइन फिर 2 लाइनें, जब अकाउंट को नीचे टोटल करते हैं तो 2 लाइनें नीचे लगाते हैं, 50,000 2 लाइनें नीचे लगाओ, सामने ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा डिफरेंस बन गया। और यहां लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, सबसे पहले बिगर साइड का टोटल लो, उस टोटल को सामने लिखो, फिर शॉर्ट साइड का टोटल निकालो, फिर इस टोटल में से ये 3 वाला टोटल माइनस करो, ये बैलेंस आ गया। और अगर बैलेंस क्रेडिट में आ गया तो लिखो बाय बैलेंस सीडी। हां, समय तो लगेगा। 20,000, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लिखूंगा जैसे एग्जाम में लिखते हैं। डेबिट का टोटल लो, सामने लिखो, यहां कुछ है ही नहीं, पूरा बना डिफरेंस, यहां लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। परचेज, नीचे 2 लाइन लगाओ, इसका टोटल करो 72,000, सामने लिखो और ये आएगा डिफरेंस, पूरा का पूरा डिफरेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बेटे मैंने ये बैलेंस सीडी ऊपर नहीं लिखा, बैलेंस सीडी सबसे नीचे लिखा जाता है। बैलेंस सीडी का मतलब होता है लास्ट का अमाउंट, ये लास्ट का अमाउंट ऐसे नीचे लिखा। इसे कई बच्चे ऊपर लिख रहे होंगे, अगर ऊपर लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। नेक्स्ट, इसका टोटल लिया, सामने एकदम स्ट्रेट में जाके डेबिट में लिखा, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं था तो सारा का सारा डिफरेंस आ गया। क्योंकि ये डेबिट है इसीलिए 2 लगाया और बैलेंस सीडी लिख दिया। ओहो सर, यहां तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो किसी का भी टोटल ले लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसका टोटल लिया 42,000, सामने लिखा 42,000, इसका टोटल लगाया 42,000, तो डिफरेंस था ही नहीं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जहां डिफरेंस नहीं है वहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दो। जहां डिफरेंस नहीं है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दो। सेल 42,000, एकदम सामने यहां लिखो 42,000, यहां कुछ है ही नहीं, सारा डिफरेंस हो गया 42,000, यहां लिखो बैलेंस कैरिड डाउन। सर फिर से दोनों इक्वल हैं तो कोई बात नहीं, किसी का भी टोटल ले लो। 12,000 नंबर 1, सामने ले जाओ नंबर 2, इसका टोटल लगाओ नंबर 3, इसमें से ये घटाओ, बचा 0, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, रेंट, डेबिट साइड का टोटल लगाया
4000 सामने लिखा 4000 बाय बैलेंस carried down 4000 trade expenses debit 1000 टोटल सामने लिखा 1000 यहां 0 तो सारा का सारा बच गया बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी। यहां लिखो 2000 यहां लिखो सामने 2000 कुछ बचा नहीं तो 2 बैलेंस सीडी 2000। postage stamps 100 by balance CD 100 4000 एकदम सामने लिखना बाय बैलेंस सीडी 4000। क्या कोई और अकाउंट बच गया? सर कोई भी अकाउंट नहीं बचा, सब कंप्लीट हो गए। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जब एंट्रीज खत्म हुई थी, जानते हो क्या? पहला क्वेश्चन कि कैश कितना है, ये क्वेश्चन पूछा था कैश कितना है, तो आंसर अब यहां मेरे पास है कि कैश है 72,900। ये फायदा हुआ लेजर के बनने से। सर परचेज कितनी है? मैंने कहा जाओ परचेज में, परचेज ये रही परचेज, फर्नीचर के नीचे परचेज, तो परचेज कितनी है 72,000। जब सबको अलग अलग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा जो भी हमें जानकारी चाहिए। अब मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है। सर आपके मन में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बेटे यही अकाउंटिंग की बात है, अभी एक चीज और सिखानी है, इसलिए एक मेरे माइंड में क्वेश्चन और आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर हम थक गए। अरे थकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। थको मत और मेरे साथ आगे चलो, बस छोटा सा पॉइंट और रहता है। सर हम इतनी देर से चलते जा रहे हैं, पहले जर्नल लिख रहे हैं, फिर लेजर लिख रहे हैं, फिर टोटल कर रहे हैं, फिर बैलेंस निकाल रहे हैं, इसमें तो बहुत गलती हो जाएगी। कमाल की बात है आजकल गलती होती नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर में गलती कहां होगी। लेकिन सर हम तो मैनुअल करते हैं, हमसे तो गलती हो सकती है। मैंने कहा वेरी राइट, आपसे गलती हो सकती है। अब मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। तो गलत नहीं किया, आइए अब इसको चेक करते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया। चलिए ओके, अभी बता। अब बेटे हम कैसे चेक करें कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की, इसके लिए हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। एक छोटा सा लास्ट सा कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ अब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। यहां लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? तो ट्रायल बैलेंस के लिए हेडिंग्स के लिए पहले तो 2 पैरेलल लाइंस लगाएंगे, ठीक है। 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, नंबर 1 नंबर 2। अब ये फॉर्मेट ना टी शेप फॉर्मेट से डिफरेंट है। यहां लिखें डेबिट, यहां लिखें क्रेडिट। यहां फिर एक छोटा सा कॉलम डालेंगे फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। यहां डलेगा पर्टिकुलर्स और यहां डलेगा सीरियल नंबर। ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ जी बेटे,
अब ये ट्रायल बैलेंस हमें चेक करवाएगा कि हमने ये जो पूरी इतनी लंबी एक्सरसाइज की है इसमें कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो आइए ट्रायल बैलेंस क्या करता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटे जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो सब लिखने हैं। तो मेरे साथ साथ शुरू करें। सबसे पहला अकाउंट कौन सा था? कैश अकाउंट 72,900। सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट, ये डेबिट में आएगा 72,900। बेटे याद करो, जब हमने कैश अकाउंट को बैलेंस किया था तो हमने पहले बिगर साइड का टोटल लिया, फिर शॉर्टर साइड को उसमें से माइनस किया और मेरे पास बैलेंस आ गया 72,900। बेटे बैलेंस हमेशा शॉर्टर साइड के ऊपर ही आता है। ये 72,900 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड बिगर है बाय 72,900। बेटे हमारे अकाउंट का बैलेंसिंग करने का तरीका ऐसे है कि बैलेंस अपोजिट साइड के ऊपर आता है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, बैलेंस यहां आ रहा है 72,900, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये बैलेंस डेबिट है। डेबिट साइड बिगर थी 72,900 से, इसीलिए बैलेंस जब भी ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा तो कॉलम ऑपोजिट लिखूंगा। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? अकाउंट का नाम आता है और बैलेंस आता है। ठीक है, दरअसल ट्रायल बैलेंस में बैलेंस उल्टा नहीं आता। अकाउंट का बैलेंसिंग करने का तरीका ऐसा है कि वहां पर बैलेंस अपोजिट आता है, यहां पर तो हम ठीक लिखते हैं। अच्छा मेरे साथ दोबारा देखिए, कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस डेबिट में आया तो दरअसल ये उल्टा आ रहा है। ये बैलेंस कौन सा है? अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब भानु के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। यहां लिखेंगे भानु कैपिटल अकाउंट। लेजर अकाउंट की जिस साइड पर बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में उसे ऑपोजिट करके लिख देना 1,50,000। भानु कैपिटल के बाद मेरे पास आया बैंक, नंबर 3 बैंक, और बैंक का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट डेबिट में 50,000। नंबर 3, नंबर 4 फर्नीचर, ये क्रेडिट में आ रहा है तो वहां डेबिट में लिखूंगा। फर्नीचर 20,000 डेबिट। फिर है मेरे पास नंबर 5 परचेज अकाउंट। नंबर 5 परचेज अकाउंट, ये बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 72,000। बोलो, अगर बैलेंस क्रेडिट में आता है तो वो कौन सा बैलेंस है? वो डेबिट बैलेंस है। तो यहां पर उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब मैसर्स रूपा ट्रेडर्स, मैसर्स रूपा ट्रेडर्स 30,000। मैसर्स रूपा ट्रेडर्स 30,000। मैसर्स हेमा ट्रेडर्स कोई बैलेंस नहीं। सेल्स अकाउंट 42,000, सेल्स अकाउंट 42,000।
सेल्स अकाउंट 42,000। गुप्ता ट्रेडर्स कोई बैलेंस नहीं। रेंट अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट में लिख दो। रेंट अकाउंट 4,000। ट्रेड एक्सपेंस, अब मैं सब बैलेंसेस बाद में लिखूंगा। मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करके देखें कि बैलेंस कहां आना चाहिए। और बेटे लर्निंग के समय ये मत घबराना कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत करोगे तो सही अपने आप सीख जाओगे। मेरे पास जितने अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं मैंने सिर्फ उन अकाउंट्स की हेडिंग लिखी है। मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। ट्रेड एक्सपेंस में बैलेंस कितना था? 1,000। परचेज रिटर्न्स में बैलेंस था कितना? 2,000। पोस्टेज स्टैम्प में था 100 और सैलरी में था 4,000। लीजिए अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए। अगर मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है मैंने कोई गलती नहीं की। आइए चेक कीजिए। 0 0 0, 2 and 2 4, 5 3 8, 8 and 4 12, 1 कैरी 224, 2,24,000। डेबिट का टोटल लगाइए। $2,24,000। ओ माय गॉड, ये मैच कर गया। अगर मैच ना करता तो इसका मतलब था गलती हो गई। यानी कि हमारे पास 3 कंटिन्यूअस स्टेप्स होते हैं बेटे। मैं यहां लिख रहा हूं। पहला तो होता है जर्नल, फिर होता है लेजर और फिर होता है ट्रायल बैलेंस। तब जाकर के हमें पता लगता है कि हमारा ये सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। बच्चा कह रहे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया। हाँ, बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्रैक्टिकली ये काम 1 साल तक चलता है, 1 ईयर तक चलता है, पता है आपको। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली छोटे से क्वेश्चन थे। और मैं ये भी कहूंगा बेटे कि पहली बार आपको लगा होगा कि हाँ ये कैसे होगा, लेकिन अब आप इसे इतनी बार करने वाले हो। अकाउंट्स में यही चलता रहता है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये इतनी बार होगा कि आप इसमें अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको पेशेंस रख के 2 4 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहले 2 4 5 क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको डर लगेगा, आप घबराएंगे, आप गलती करेंगे, लेकिन बिल बहुत जल्दी ही 5-6 क्वेश्चन के बाद आप एकदम सटीक आंसर निकालोगे, जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, आज इतना ही। और होमवर्क में कहूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यही रिपीटेटिव स्टेप्स होने वाले हैं और कुछ भी नहीं होगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। आज की क्लास हो सकता है आपको कठिन भी लगी हो, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखा है। तो आगे आने वाली क्लास अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय।